अस्सलाम वालेकुम। बी इंस्पायर्ड के साथ एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी होस्ट रमासा अकील। आज हम बात करेंगे पेपर इंडस्ट्री के हवाले से। पेपर इंडस्ट्री क्या है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है और इस इंडस्ट्री को कौन कौन से मसाइल का सामना है, इस हवाले से बात करने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया है CEO शान पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स। इसके अलावा ये चेयरमैन भी हैं सिंध पेपर मिल्स एंड फोरम के जनाब रिहान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो हमें आप पेपर इंडस्ट्री के हवाले से बताएं कि पेपर इंडस्ट्री क्या है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, थोड़ा सा हम इस हवाले से जानना चाहेंगे। देखिए जी, पेपर इंडस्ट्री से मुराद ये कि जी पेपर पाकिस्तान में क्योंकि प्राइमरी रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट पेपर है, तो पेपर वेस्ट को रिसाइकिल करके हम इससे फिनिश पेपर बनाते हैं और फिनिश पेपर से फिर कार्टन बनते हैं। ओके। पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्राफ्ट पेपर भी बनता है पाकिस्तान में, अब बनना शुरू हो गया है। ओके। इसके अलावा राइटिंग पेपर बनता है जो कि, और जिस तरह का वेस्ट आप इसमें नॉर्मली पेपर मशीन अलग अलग तरह की होती है। कुछ राइटिंग पेपर की मशीन है यहाँ पर, कुछ पैकेजिंग पेपर की मशीन है। वेस्ट पेपर कलेक्ट किया जाता है एट एवरी लेवल। इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग कलेक्ट होता है। टेक्सटाइल की कोन्स वो भी रिसाइकिल होती हैं। जो ये रोड पे कचरा होता है या रोड वेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि रोड से अवेलेबल होता है, वो भी हम रिसाइकिल करते हैं। ओके। और फिर इन सब को कंबाइन करके या तो इनसे एक तरह का पेपर बनाया जाता है या फिर इन सब से अलग अलग किस्म के पेपर बनाए जाते हैं। जैसे अगर प्योर कार्टन से हम बनाएंगे, जो कार्टन पैकेजिंग वेस्ट होता है, उससे सिर्फ अच्छी क्वालिटी के फ्लूटिंग और अच्छी क्वालिटी के क्राफ्ट पेपर में भी वो इस्तेमाल होता है। और जो नॉर्मल रोड वेस्ट वगैरह से हम नॉर्मल फ्लूटिंग पेपर जो कि लाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, कॉर्रुगेटेड मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है पेपर के अंदर, वो इससे बनाया जाता है। फिर इसके अलावा बोर्ड की मिलें, बॉक्स बोर्ड बनता है पाकिस्तान में। बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉक्स बोर्ड अब हम बना रहे हैं। हमारे मुल्क में कई ऐसी मिले हैं, पंजाब में खास तौर पे, जहाँ फिर इसके अलावा इसका कुछ पोर्शन जो है वो जो व्हीट स्ट्रॉ है या तूरी जिसको हम कहते हैं, जो कि आपकी इससे निकलती है व्हीट की कटिंग के बाद, उससे इस्तेमाल करके भी इसको उससे भी प्रोसेस के अंदर 20 to 25% ऐड किया जाता है। उसको ब्लीच करके उससे राइटिंग पेपर भी बना रही है। लाहौर में ऐसी कई मिलें मौजूद। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है। बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं पाकिस्तान में। बहुत बड़े बड़े यूनिट्स भी मौजूद हैं, पैकेजेस लिमिटेड, सेंचुरी और इस तरह की यूनिट्स मौजूद हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम पे रन कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, ब्रांड न्यू मशीन्स लगाते हैं वो, और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर पे पैकेजेस लिमिटेड से मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि उनके वर्टिकल इंटीग्रेशन, दे जस्ट बाय द रॉ मटेरियल, अपनी बिजली भी वो बायोमास से बना रहे हैं। और इसी तरीके से फिनिश प्रोडक्ट भी वो खुद बनाते हैं। वाओ, यानी कि अपने ही लाइक मटेरियल से वो बिजली भी बना रहे होते हैं। दे आर मोर देन 60-65% वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूनिट्स। ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा सर, इस इंडस्ट्री को कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम इंग्लैंड में नहीं रहते, ना हम अमेरिका में रहते हैं। तो हमें पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हर इंडस्ट्रियलिस्ट वही रोता रहता है कि जी मुझे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मुझे पानी का मसला है, मुझे बिजली का मसला है, मुझे गैस का मसला है। लेकिन मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट का काम था आपको इंडस्ट्री के लिए जगह दे देना, और गवर्नमेंट को काम था आपको बिजली दे देना। बिल्कुल। गैस को इस्तेमाल करें, अपनी जमीन के पानी को इस्तेमाल करें, आप जो भी मतलब आपका सिस्टम है। अभी सारी चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करती है, लेबर आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। इंडस्ट्री आपने खुद चलानी है, गवर्नमेंट ने आपको इंडस्ट्री नहीं चला के देनी। बिल्कुल ऐसी है। हमारी थोड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की और खास तौर पे कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मेंटालिटी है कि जी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने आपको सॉफ्ट लोन्स दिए। अभी गवर्नमेंट ने आपको मशीनरी के लिए इतनी बड़ी स्कीम दी स्टेट बैंक ने, जो कि मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर स्कीम आ नहीं सकती थी। और बहुत बड़ी मशीनरी की इन क्वांटिटी जो है लोगों ने प्लांट्स इंपोर्ट किए। बट वी शुड नॉट ऑलवेज ब्लेम इट ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट की। हमें खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी कॉम्पिटिटिवनेस फेस कर रहे हैं। ओके। जब से महंगाई बढ़नी शुरू हुई है, डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हुआ है, आम आदमी की सैलरी या आम आदमी की तनख्वाह और उसकी बाइंग पावर वो नहीं बढ़ रही। बिल्कुल ऐसी है। लोगों ने कट डाउन करना शुरू कर दिया, बजटिंग करनी शुरू कर दी है। इन चीजों के ऊपर जो अननेसेसरी बाइंग उन्होंने बंद कर दी है।
इवन ये कि आज उनकी पोजीशन ये हो गई है कि वो अपनी बच्चों को पढ़ा लें या घर में खाने पीने का इंतजाम पूरा कर ले, तो उस जगह पे वो पोजीशन आती जा रही। तो ऐसे मौके पे अननेसेसरी बाइंग या एक्स्ट्रा बाइंग कोई भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स की सेल, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स हैं, उसकी सेल डिक्लाइन है। ओके ओके ओके। जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि पेपर इंडस्ट्री एनर्जी भी बना रही होती है, लाइक वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी समहाउ कुछ % बना रही होती है, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से कर रही होती है, और क्या इसके अंदर लाइक आपको लगता है कि हम गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे या कुछ पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं जो हम इस चीज़ को लाइक आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं या बहुत लाइक जिससे मुल्क को फायदा हो सकता है? देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अब आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अगर स्पेसिफिकली पेपर इंडस्ट्री की बात करें, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, आपको सस्ती लेबर चाहिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। बिल्कुल। आपका प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। आज आप हमारे मुल्क से टेक्सटाइल या कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट करेंगे, हम दुनिया में सबसे सस्ते हो गए हैं। इवन ये कि बाहर से जो लोग यहाँ आके पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम बहुत सस्ते हो चुके हैं। नंबर 3, बिजली और गैस, इनके बगैर कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिजली की ज्यादा है। बिल्कुल। और इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से हमारी बिजली की कंजम्पशन कम है मुल्क में, जिसकी वजह से हमारी बिजली महंगी हो गई है। ओके। हमारी सबसे जो हमें फिक्रमंद होने वाली जरूरत है, या जिस चीज पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं या एज अ कंट्री हम इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम महंगी बिजली इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, इसको अब किस तरीके से आपको लगता है कि बिजली की कीमत को कैसे कम किया जा सकता है? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक जनरल बात करूंगा आपसे। हम कराची में रहते हैं, हम कराची की बात करेंगे पहले। हम पूरे मुल्क की बात अभी नहीं करते, हम इसको नैरो डाउन कर लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कराची में है, आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी कराची में रहता हूं। बिल्कुल। हमारी कराची में आपने पिछले 4 महीने में अपने बिजली के बिल को मॉनिटर किया होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन जब हम गवर्नमेंट से पता करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतनी बिजली की प्राइस नहीं बढ़ाई। देखिए, बिजली के बिल में ना 4 चीजों पर बिजली का बिल उसकी कॉम्पोजिशन होती है। नंबर 1, आपका बेस टैरिफ। बेस टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा है। हमारे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं कि जी कराची की बिजली महंगी है, पूरे मुल्क की बिजली सस्ती है। ऐसा नहीं है। बेस टैरिफ पूरे मुल्क में यकसा है और बिल्कुल बराबर है। इसके बाद नंबर 2, आपके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। गवर्नमेंट ने एक फिक्स टैरिफ अप्रूव कर दिया है। जैसे हम B2 कनेक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक फिक्स टैरिफ है जी 19.31। नाउ अक्रॉस द कंट्री दिस इज 19.31। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी, जिसमें एक सर्टेन लिमिट तक एक सर्टेन कैटेगरी के कंज्यूमर्स को एक ही रेट के बिजली दी जाती है, एक ही रेट के ऊपर। तो ये पूरे मुल्क में एक ही रेट अप्लाई होता है। तो ये इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये बिल्कुल आम फहम और समझदार वाली बात है। नंबर 3, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिजली महंगी बनाई है और वो बेस टैरिफ से ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है आपको उसको बनाने की, क्योंकि उसकी वजह से फ्यूल महंगा हो गया किसी वजह से, जिस तरह अभी आपने देखा होगा कोविड के बाद RLNG और कोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। बिल्कुल। तो जब आपने फ्यूल महंगा इस्तेमाल किया तो वो एक पास थ्रू आइटम है। गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जी ये आप फ्यूल कॉस्ट जो है ये अपने कंज्यूमर से रिकवर कर लें। ओके। यानी मुझसे, मैं एज एन इंडस्ट्री और आप एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर या ऑफिस कंज्यूमर, आपकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, तो आपसे वो रिकवर कर सकती है। ये पास थ्रू आइटम है, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है। नेपरा फ्यूल कॉस्ट की एनालिसिस करती है। उसमें जो इनएडमिसिबल इनपुट्स होते हैं उनके या इनएडमिसिबल खर्चे होते हैं, उसको नेपरा का काम है उसको माइनस करना, और उसको माइनस करके इक्विटेबल और मतलब बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स हम पे पास ऑन कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर के महीने के, ये पिछले महीने हमारे नवंबर का गुजरा है, तो हमारे 3.75 पर यूनिट बिजली के बिल के अंदर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आई है के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर, जिसमें इटसेल्फ के इलेक्ट्रिक का कोई कसूर नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने महंगा फ्यूल इस्तेमाल किया, हमने उनसे बिजली खरीदी, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है आपने महंगा फ्यूल इस्तेमाल किया तो आप जो है इसको पास थ्रू कर लें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो 1 लाख यूनिट महीने का इस्तेमाल कर रहा है एक इंडस्ट्री के अंदर, उसने अपना प्रोडक्ट पहले कॉस्ट किया और बेच दिया। कॉस्टिंग बढ़ गई। कॉस्टिंग बढ़ी कब? प्रोडक्ट बिकने के बाद।
सितंबर के पैसे आपने लिए हैं नवंबर के बिल में, दिसंबर के बिल में। जब आपने सितंबर के बिल के पैसे आपने दिए दिसंबर में, तो अब हम कस्टमर के पास जाके ये नहीं कह सकते कि जी आप हमारे पैसे में ज्यादा बढ़ा के दें आपको। तो बोला कि मैंने आपसे प्रोडक्ट का सौदा किया, मैंने आपसे, और इतनी पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव है कि यहाँ पर हम इतने मार्जिन पे काम ही नहीं करते कि हम कस्टमर से पैसे रिकवर कर सकें। व्हाई इज इट रॉन्ग? सितंबर के जो बिल हमारे बढ़ के आए हैं, इन्होंने के इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस की शॉर्टेज की वजह से कन्वर्ट कर दी है RLNG के ऊपर। ओके। के इलेक्ट्रिक जो हम सब कराची के 2.5 करोड़ आवाम को या 2 करोड़ आवाम को, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि जी कितनी आवाम है, और इंडस्ट्रीज को जो बिजली सप्लाई कर रही है, कराची में तकरीबन 18,000 इंडस्ट्रीज हैं। 18,000 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को और बाकी आवाम को जो बिजली सप्लाई कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको 60 MMCFD गैस एज ऑन करंट पोजीशन आज की डेट में 60 MMCFD RLNG पे कन्वर्ट कर दिया। RLNG का रेट इस वक्त है कोई $15। $15 से ही फ्लक्चुएट करता है 2-3% ऊपर नीचे। तो के इलेक्ट्रिक 2700 रुपए पर MMBTU में गैस खरीद रही है और उससे बिजली बनाकर हमें सेल कर रही है। तो हमारा बेस टैरिफ, हमारा जब बिल आएगा नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, हमारा बेस टैरिफ जो है वो तो अपनी जगह पर है। ये जो ऊपर के पैसे हैं जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे, ये हमें अदा करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाएगा। इसके हल मौजूद हैं। अगर हम अपनी कराची की इंडस्ट्री को आज स्टडी करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो प्रेजेंटेशन दी गई थी CCOE की तरफ से, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की तरफ से, उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई किया हुआ था कि जी कराची की इंडस्ट्री, 700 इंडस्ट्री यूनिट कराची में ऐसे हैं जो नेचुरल गैस से अपनी बिजली बना रहे हैं। उस नेचुरल गैस का रेट जो गैस कंपनी को कॉस्ट करता है दैट इज अंडर 700 रुपीज, और जो सेल करिए वो टेक्सटाइल यूनिट्स को बेच रही है 857 की, और नॉन टेक्सटाइल यूनिट्स को बेच रही है 1087 रुपया 1087 की। अलमिया ये है कि हम आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो RLNG से बन रही है, और ये 700 यूनिट जो हैं ये अपनी बिजली बना रहे हैं। और इसमें फर्क कितना है, हम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा बिल आ रहा है 30 से 35 रुपए यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपके घर का बिल ज्यादा इस वजह से नहीं आ रहा कि बिजली महंगी है, आपके घर का बिल इस वजह से ज्यादा आ रहा है, या मेरी फैक्ट्री का बिल इस वजह से ज्यादा आ रहा है क्योंकि हम नेचुरल गैस को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम बेनिफिट ऑफ द मासेस वर्सेस बेनिफिट ऑफ द फ्यू में हम बेनिफिट ऑफ द फ्यू को चूज कर रहे हैं। यही नेचुरल गैस जो कि 190 MMCFD गैस, सस्ती गैस, पाकिस्तान की अपनी गैस अगर डाइवर्ट कर दी जाए बड़े पावर प्लांट्स को, तो कराची के 2.5 करोड़ आवाम उससे बेनिफिट करेंगे वर्सेस हम बेनिफिट देंगे 700 लोगों को। लेकिन उसे गैस की शॉर्टेज नहीं हो जाएगी जो आजकल तो गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है? देखिए उसकी वजह है, उसमें आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस वक्त है कोई 35,000 मेगावाट। इस वक्त हाइड्रो पावर हमारे पास इतनी नहीं होती, हमारे पास 1,000-2,000 मेगावाट से ज्यादा इस सीजन में नहीं होती। के इलेक्ट्रिक बनाता है 1800 कुछ मेगावाट बिजली, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1874 मेगावाट है। 1200 मेगावाट लेते हैं नेशनल ग्रिड से, जो नेशनल ग्रिड से इसको आ रही है इस वक्त 600 मेगावाट। ये 1800 मेगावाट बिजली कराची की डिमांड इस वक्त 1200 है। हमें इस वक्त पूरे कराची के लिए सिर्फ 1200 मेगावाट बिजली चाहिए, जिसके लिए हमने 60 MMCFD गैस RLNG एलोकेट की है और उसको हम पास थ्रू कर रहे हैं आम कंज्यूमर के ऊपर। अगर यही 60 MMCFD गैस इन कैप्टिव पावर कंज्यूमर से लेके इलेक्ट्रिक को एलोकेट कर दी जाए तो हमारे बिल के एडजस्टमेंट बिल हमारी बिजली बड़ी सस्ती हो जाएगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है और उसको कोई समझना नहीं चाहता। ये जो कैप्टिव पावर कंज्यूमर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, इनको 11 रुपए यूनिट की बिजली पड़ती है, हमें 30 रुपए यूनिट की बिजली पड़ती है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड जनरेटर मेंटेनेंस। इस प्रॉब्लम की वजह से हमारी बिजली की कॉस्ट रोज बरोज बढ़ती जा रही है और वो वहीं पर अपनी बिजली को एंजॉय कर रहे हैं और गैस में है नहीं। तो एक लिमिटेड रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करने के बजाय हम उसको मिसयूज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू, जिसकी वजह से हमारी 2.5 करोड़ आवाम सफर कर रही है आज। जब तक ये प्रॉपर एलोकेशन नहीं होगी, अगर किसी को सर्दियों के, और सबके 3 महीने के एग्रीमेंट से तमाम कैप्टिव पावर वालों के 3 महीने तक गवर्नमेंट इनको बंद कर सकती है। ये जाते हैं उसमें कोर्ट पे जाके स्टे ले आते हैं। ये गवर्नमेंट इनको डिफाइन करती है कि ये कैप्टिव पावर, ये कैप्टिव पावर एक्चुअली नहीं है। कैप्टिव पावर मतलब जो बिजली बनाकर बेचता है, ये अपनी कंजम्पशन के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सस्ती बिजली बना के बेच भी रहे हो तो उसमें किसी ना किसी का फायदा होगा, तो बेचते भी नहीं है।
दिस इज द मेन रीजन। इस सिंपल से प्रॉब्लम की वजह से कि सस्ती गैस इनको मिल रही है, महंगी गैस की वजह से बिजली हमें मिल रही है। अगर ये गैस वहां डाइवर्ट कर दी जाए तो उसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल, चले, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम सर इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान में गैप है, तो उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये है और हमारी इंडस्ट्रीज़ का भी है। हमारी इंडस्ट्रीज नॉर्मली है स्टेट रन बिजनेस, वहाँ बाय द बुक कोई काम नहीं होता, बाय द बुक अकाउंट्स नहीं बनाए जाएंगे, बाय द बुक आपकी प्रोडक्शन नहीं की जाएगी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स, अगेंस्ट द लॉज ऑफ केमिस्ट्री हम काम करेंगे हमेशा। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं इनका कंपलसरी कम से कम 4-6 महीने का टाइम, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर वो जाना चाहते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन के दौरान, इनकी तालीम के दौरान इनके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि किसी इंडस्ट्री में जाके 4 से 6 महीने ये जॉब करें और उसके बाद उनको डिग्री मिले और वो पेड जॉब हो। और हर यूनिवर्सिटी पे, हर इंडस्ट्री पे ये लाजमी होना चाहिए कि उससे कम से कम 2 से 3 आदमी ऐसे रखने और उनकी एक बेसिक सैलरी भी देनी है। जब ये लोग मार्केट में आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है दुनिया में, हमारी इंडस्ट्री चल कैसे रही है। जब ये मार्केट में आएंगे और एक्सपीरियंस लेकर आएंगे तो इनको उस गैप को एनालाइज करने में, देखिए बाय द बुक जो बुक ये पढ़ के आ रही है उसमें और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। जब ये पढ़ के निकलेंगे, जब ये समझ के आएंगे चीज को और साथ इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, दे विल नो व्हाट इज गोइंग ऑन। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ देम चूज टू गो आउट। जो अच्छा पढ़ने वाले लोग तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ के सिस्टम को नहीं समझ पाते। बिल्कुल, वो तो बुक में तो ऐसे लिखा हुआ था, हमें ऐसे करना पड़ रहा है। बुक में लिखा हुआ था क्योंकि आपने स्टील इस तरह बनानी है, हमें समझाया गया, खासतौर पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कहते हैं ये इनके पास तो इंडस्ट्री का पैसे नहीं है लगाने के लिए। तो इसी वजह से पहले उनके लिए वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी होना चाहिए और इंडस्ट्रीज को उनको अकोमोडेट करना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा कि हमारे बहुत से लोग जो बाहर चले जाते हैं पाकिस्तान में अनफिट होने की वजह से, खासतौर पर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे आप लोग यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे पढ़े हुए लोग, वो बाहर नहीं जाएंगे। वो हमारे लिए एक एसेट है, वो समझ के काम करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, हमारे मुल्क को आगे लेके जाएंगे। ओके, अच्छा सर, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं, इंजीनियरिंग के हवाले से भी चल रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी चल रहे हैं, बायो साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। तो आप, और इसके अलावा हमारे नए प्रोग्राम्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो आपकी इंडस्ट्री, आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री से लिंक करते हैं? उनको आप कोई मैसेज देना चाहें या फिर आप उनको कोई एडवाइस देना चाहें उन स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडस्ट्री में जाएं तो उनके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद हो ये चीज़? देखिए, इस वक्त मार्केट में सिर्फ एक चीज़ की डिमांड है, अगर आप उस पर काम करें, एंड दैट इज एनर्जी सेविंग। हमारी एनर्जी कॉस्ट, मैंने आपसे पहले पूरा प्रोग्राम के दरमियान आपसे मैंने बात की इस बारे में कि एनर्जी हमारी बहुत बड़ी कॉस्ट है। वी आर ओनली इनएफिशिएंट, हम एफिशिएंसी पे काम नहीं करते, हम दुनिया को फॉलो नहीं करते। दुनिया के फार्मूलाज को हम, जहाँ दुनिया पहुंच चुकी हुई है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, हम उनको फॉलो नहीं करते, उनको चैलेंज करते हैं। हमारे यहाँ आज भी वही पुराने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, आज से जिनकी उम्र आज शायद 65-70 साल हो चुकी हुई है, और उनको नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम्स का पता ही नहीं है। नई चीजें लाएं, नई चीजें सीखें, फ्यूल एफिशिएंसी लेकर आएं, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी पे काम करें। अगर आप किसी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप समझते हैं कि जी मुझे इसमें कुछ सीखना है, तो वो इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। गैस है नहीं, हमें आगे आरएनजी में जाके अपनी स्टीम बनानी है, हमें कोल से स्टीम बनानी है, हमें बिजली ग्रिड की इस्तेमाल करनी है जो कि महंगी होती जा रही है पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, हमारी इनएफिशिएंट मिसमैनेजमेंट की वजह से। जब हम ये नई चीजें सोलर के ऊपर रिसर्च करें, नए नए एनर्जी की सेविंग के प्रिंसिपल्स लेकर आए, एनर्जी वेस्टेज किस तरह होती है, स्टीम किस तरह जाया होती है, बिजली किस तरह जाया होती है, कौन सी मोटर्स एफिशिएंट हैं, कौन सी मोटर्स इनएफिशिएंट हैं, इन सब चीजों पर वर्किंग करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर पढ़ाई करें, इसको लेकर मार्केट में आए, आपकी डिमांड होगी, आपको लोग हाथों हाथ लेंगे और आपको लोग सर आंखों पर बिठाएंगे और आपको अच्छी सैलरी भी देंगे। ओके, यानी कि आपके ना न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स होने चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट रोमैसा कील को, एंड स्टे ट्यून्ड विद माजू टीवी। अल्लाह हाफिज़।